ठीक है। हाँ, ये आज हम लोग आज से जो है वेद वाला जो टॉपिक है, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और कुछ विषय वस्तु जो हम लोग एज ए डेमो क्लास में देख रहे थे, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। इसे बस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, इसे आप इजीली पढ़ सकते हो, जिसमें निघंटु और निरुक्त का क्या विभाजन है, कौन सा अध्याय कौन सा कांड कहलाता है, कितने पदों की संख्या है। ठीक है, ये सब चीजें आप इजीली खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये विशेष रूप से थोड़ा सा सामान्य परिचय के तौर पे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने डेमो क्लास के तौर पे इसे पढ़ा है, देखा है। ठीक है, और ऐसे आप खुद से भी आप इसे देखोगे ना तो इजिली समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये फोकस रखना कि निरुक्त शब्द कैसे बना है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, धातु रूप कौन सा है, कौन सा प्रत्यय लगा है इत्यादि, ये वाला जो है ना। ठीक है, निरुक्त जो है निस प्लस वच प्लस से बना है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यास्क का समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, यास्क का समय जो है ईसा पूर्व 700 शताब्दी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद निरुक्त के बारे में अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा है, जिसमें साइनाचार्य जैसे आचार्यों ने जो है क्या कहा है, जब हम लोगों ने पहले एज ए डेमो क्लास में देखा भी था। आप लोग आवाज आ रही है ना सही से? जी सर, आ रही। हाँ, मेन मुद्दे की बात जब हम लोग प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे ना आज, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि साइनाचार्य ने निरुक्त के विषय में ये कहा है कि जिसके द्वारा जो है आप कोई एक मीनिंगफुल जो है एक मीनिंग आपको प्राप्त होता है जिन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, या जिनके मीडियम, जिनके थ्रू जो है आपको किसी भी पद विशेष का मीनिंगफुल अर्थ ज्ञात होता है, वो क्या कहलाता है? निरुक्त कहलाता है। ठीक है, इसी को संस्कृत कोटेशन में याद रखेंगे। उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे तो इसके अतिरिक्त भी एक और जो है साइनाचार्य ने निरुक्त का डेफिनेशन दिया। ठीक है, तो ये भी जो है निरुक्त का डेफिनेशन में जो है क्या कहते हैं उसके विषय में जो है एक छोटा सा है यहाँ पे कोटेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एक एक पद से, यानी प्रत्येक पद का एक निश्चित क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, और ये जिसके माध्यम से आपको पता चल पाता है वो क्या कहलाता है? निरुक्त कहलाता है। इसी चीज का कोटेशन का, ये कोटेशन थोड़ा याद रखिएगा। ये लक्ष्मण दास वाला भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये नेट जायफ में नहीं पूछा गया था, किसी इसी के समानांतर जो है एक एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कोटेशन दे दिया गया था, पूछा गया था कि ये कोटेशन किसने प्रयोग किया है और किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रयोग किया गया। ये थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब नेट जायफ के अतिरिक्त वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब हम लोग पढ़ेंगे भी पाणिनि शिक्षा में कि वेद रूपी जो है पुरुष का जो पाद क्या है, हस्त क्या है, ये सब मुझे लगता है कि आप लोग को पता भी होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग वहाँ पे पाणिनि शिक्षा के संदर्भ में पढ़ेंगे भी, या आप आगे पढ़ोगे भी, जितने मैम पढ़ाएंगे आप लोग को। उसके बाद जो है अभी इससे पहले हमने निघंटु का विभाजन क्रम देखा था, अब सेम चीज यहाँ पे निरुक्त का। ठीक है, निघंटु और निरुक्त में क्या अंतर है, कोई बताना चाहोगे? किसी को भी पता है निघंटु और निरुक्त में क्या बेसिक अंतर है? एनीवन? जो निघंटु है ना सर, वो एक मतलब कि निरुक्त का एक पार्ट कह सकते हैं। अच्छा, निरुक्त का एक पार्ट निघंटु। हो। ओके, हाँ, कोई और जिन्होंने डेमो क्लास लिया होगा डेफिनेटली इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे। मैंने कहा भी था कि अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, कोई और बताएंगे निघंटु और निरुक्त में बेसिक अंतर क्या है? कैसे हमें पता चलता है कि निरुक्त है या निघंटु है? हाँ, एनीवन? कोई है तो बताना चाहोगे? कोई है? मतलब आप लोगों में से कोई भी डेमो क्लास में नहीं थे, ये बताओ। इला, कामने, निहारिका, डिम्पल, प्रियंका, भैया सुजाता, विशाल। मैं था लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं। अच्छा, मैं था। ठीक। देखो, निरुक्त और निघंटु में बेसिक अंतर क्या है? निघंटु में क्या है? सिर्फ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का कलेक्शन है। ठीक है, शब्दों का मेरी संग्रह है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ विशाल, शब्दों का क्या है? संग्रह है। वैदिक जितने भी शब्द है, जितने मतलब सभी शब्दों का नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेड वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है। ठीक है, निघंटु में। निरुक्त में क्या किया गया है? जो भी वैदिक शब्द निघंटु में थे, उनमें से कुछ कुछ शब्दों को चूज करके उनका अर्थ बताया गया है कि गौ के गौ क्यों कहते हैं, देवता को देवता क्यों कहते हैं। ठीक है,
ये अलग अलग जितने भी शब्द हैं कुछ कुछ प्रत्येक कांड से प्रत्येक अध्याय से कुछ लिमिटेड शब्दों को चूज करके उसका अर्थ का जो विस्तार किया गया, कैसे उसका निर्वचन हो सकता है, उस सबको डिटेल से दिया गया निरुक्त में। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा। निघंटु में शब्दों की व्याख्या नहीं की गई, पदों की व्याख्या नहीं की गई, बस डिक्शनरी के फॉर्म में बस शब्द का संग्रह है। वहां पे शब्दों के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया, ये शब्द इस शब्द को शब्द क्यों कहते हैं, लेकिन निरुक्त में उसकी डिटेल व्याख्या है। ठीक है, ये दो बेसिक अंतर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे कि निघंटु का विभाजन क्रम आपने देखा होगा, कितने कांड है, किस कांड में क्या विषय वस्तु है, उस किस कांड में के कितने अध्याय आते हैं, कितने पदों की संख्या है, उसमें प्रथम पद क्या आता है, अंतिम पद क्या आता है, ये आप बेसिक हैं। यदि जिनका भी वेद टॉपिक रहा होगा मास्टर्स में 3rd 4th सेमेस्टर में, स्पेशलाइजेशन आप सबने वहाँ पे बहरा सर ने पढ़ाया भी होगा, डीयू के जो बच्चे होंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए, इस पर मैं डिटेल कुछ जाऊंगा नहीं। एक चीज और कि निरुक्त में कुल कितने अध्याय की बात या कुल कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो प्रमाणित रूप से जो है ना 12 चैप्टर है, लेकिन जो परिशिष्ट रूप से 13 और 14 जो लास्ट के 2 चैप्टर बाद में ऐड किए गए। सिर्फ यास्क के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें 12 अध्याय मिलते हैं, लेकिन बाद के आचार्यों ने क्या किया, कुछ चैप्टर्स को उसमें ऐड कर दिया गया, तो ऐसे कुल 2 चैप्टर हैं, तो टोटल मिलकर 14। तो ध्यान रखिएगा 12 अध्याय ही हैं जो यास्क के द्वारा लिखे गए, किसी दूसरे आचार्यों के द्वारा 2 अध्याय लास्ट में जोड़ दिया गया, जिसे हम कहते हैं परिशिष्ट चैप्टर या अध्याय। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा डिटेल से अगर जानना चाहोगे तो 13वें अध्याय में क्या है, स्तुतियों का वर्णन है, कैसे देवताओं की स्तुति करें उनका वर्णन है। 14वें अध्याय में 3 प्रकार के जो किसी मंत्र के अर्थ हो सकते हैं, उन मंत्रों के विषय में आदि भौतिक पक्ष क्या होगा, किसी मंत्र विशेष का आदि दैविक क्या होगा, आध्यात्मिक क्या, उसकी चर्चा की गई है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये कोटेशन दिया गया था कि परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्याय संति, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा और इसका भाव क्या होगा, कौन बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो आप विशाल के अतिरिक्त कोई और कोशिश करेंगे कि ये जो आप कोटेशन देख रहे हो नीचे क्या मतलब है इसका, बस हिंदी कौन करना चाहेंगे, क्या समझ? परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते 12 अध्याय सन्ति। हाँ, यानी परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्त में जो है 12 माने 12 अध्याय हैं परिशिष्ट भाग को छोड़कर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पूछा गया था कि परिशिष्ट भाग को छोड़कर निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं, तो परिशिष्ट भाग को छोड़ा जाए, यानी 2 ही अध्याय परिशिष्ट के रूप में उसे छोड़ दिया जाए तो कुल निरुक्त में 12 अध्याय है। तो ये क्वेश्चन आपको नेट एग्जाम में पूछा गया, 2018 में भी है, 2018 से पहले भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है निरुक्त के 5 वर्ण विषय हैं, ये कोटेशन आप याद कर लीजिएगा। यदि आप भविष्य में निरुक्त पे काम करना चाहें या फिर कहीं आर्टिकल्स वगैरह लिखना चाहते हैं निरुक्त पे, या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप वेद के बच्चे हैं, ठीक है, और आपने एमफिल या पीएचडी में निरुक्त पे किया हो या करना चाह रहे हो रिसर्च प्रपोजल, तो ये वर्ण विषय पूछा जाता है। ठीक है, निरुक्त के 5 वर्ण विषय हैं, ठीक है, विषय वस्तु हैं, कौन कौन से हैं, तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पहला है वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, 2 चाप्र, वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकास तीसरा, वर्ण नाश चौथा, धातु तद अर्थतिशयन योग, यानी धातु का जो है अर्थ के साथ क्या संबंध है, ये 5 प्रकार का जो है निरुक्त का वर्ण विषय है, विषय वस्तु है। ये कोटेशन जो है अक्षरशः याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है कोटेशन जो निरुक्त जो है आज के टाइम में भी, ठीक है, भाषा शास्त्र, अर्थ विज्ञान या निर्वचन शास्त्र का सबसे जो है पुराना ग्रंथ माना जाता है। यदि कोई लिंग्विस्टिक्स के बच्चे होंगे या जो भाषा विज्ञान से संबंधित वो कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको हर हाल में निरुक्त पढ़ना पड़ता ही है। ठीक है, या फिर अर्थ विज्ञान किसी पद विशेष को लेकर व्याकरण वाले जो है तो भी जो है इनको निरुक्त की आवश्यकता पड़ती ही है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाषा शास्त्र, अर्थ विज्ञान और निर्वचन शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में आप
इसके अनुसार देख सकते हैं, तो निरुक्त को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो निरुक्त है उस पर सबसे पहले किस राइटर ने भाष्य लिखा, तो स्कंद स्वामी का नाम आप याद रखेंगे। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है संपूर्ण वैदिक साहित्य में। इसके अतिरिक्त कोई बताएंगे स्कंद स्वामी को हम लोग क्यों याद करते हैं? वो ऋग्वेद के भाष्यकार थे। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार या चतुर्थ अष्टक तक लिखने वाले, क्या किस रूप में? प्रथम भाष्यकार सर। हाँ, तो भाष्यकार ऋग्वेद के जो है प्रथम भाष्यकार माने जाते हैं। स्कंद वेंकट माधव वो कौन है? पहले आएगा इसका सर स्कंद स्वामी, नारायण उद्गीता, उसके बाद माधव भट्ट आएगा। माधव भट्ट। वेंकट माधव कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण ऋग्वेद पे भाष्य लिखने वाले प्रथम भाष्यकार कौन है, एक क्वेश्चन है ये। दूसरा, ऋग्वेद पे भाष्यकार लिखने वाले प्रथम भाष्यकार कौन है? ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार कौन है, ये क्वेश्चन। दूसरा कि संपूर्ण ऋग्वेद पे भाष्य लिखने वाले प्रथम भाष्यकार कौन? दोनों आंसर, दोनों क्वेश्चन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब चर्चा हम लोग करेंगे भाष्यकार जब पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्या अंतर है बता बालक शान? भैया पहले वाले में ये है कि उसमें संपूर्ण की बात नहीं हो रही है, वो जो केवल भाष्य की बात हो रही है, और दूसरे में संपूर्ण की बात हो रही है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? कि पहले जो हुआ है, प्रथम जो हुआ है वो संपूर्ण नहीं हुआ है, वह उसमें एक कोई अंश शेष रह गया है। हाँ, तो कौन है? पहले का तो स्कंद स्वामी है, दूसरे का बताइए। दूसरे का वेंकट माधव हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों में अंतर है। स्कंद स्वामी प्रथम माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे संपूर्ण ऋग्वेद पे भाष्य नहीं लिखा था। ठीक है, नहीं लिखा था जी। वेंकट माधव ने क्या किया, संपूर्ण पे लिखा था, पूरे ऋग्वेद पे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान। क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बच्चा। वेंकट माधव के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती देव ने भी जो है ना वेद का भाष्य किया था, लेकिन उनका भी अपूर्ण था। अपूर्ण था। ठीक है, तो अगर जो ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं फिर तो ये बताइए कि स्वामी दयानंद पहले होंगे या फिर वेंकट माधव पहले होंगे? वेंकट माधव पहले होंगे। हाँ, लेकिन तो मैं बात पहले की नहीं कर रहा हूँ। तो प्रश्न अगर ये आ जाता है कि किसका भाष्य वेद पर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाया है। अपूर्ण अगर होगा तो फिर स्वामी दयानंद जी का होगा। ठीक है, लेकिन जनरली अपूर्ण वाला नहीं है, संपूर्ण वाला पूछा जाता है। ठीक है, और प्रथम संपूर्ण। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि चारों वेदों पे भाष्य लिखने वाले प्रथम भाष्यकार कौन हो जाएंगे? सायन हो जाएंगे। तो ये जो तीन फॉर्मेट है ना, ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार, संपूर्ण ऋग्वेद पे प्रथम भाष्यकार, चारों वेदों पे प्रथम भाष्यकार, ये जो है ना याद रखिएगा। बाकी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी आगे। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे निरुक्त पे, तो निरुक्त पे भी जो है प्रथम भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी, ये नाम याद रखिएगा। और निरुक्त पे जो है 13वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए थे, दुर्गाचार्य। ठीक है, इन्होंने एक टीका लिखा था, वो टीका का नाम याद रखिएगा, ऋजवर्था टीका। ठीक है बच्चा लोग, याद हो गया कि दुर्गाचार्य ने किस निरुक्त पे जो टीका ग्रंथ लिखा था वो क्या है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ऋजवर्था टीका, ये याद रखिएगा और इनका समय याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो है ये सब सामान्य परिचय से आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ और ज्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं, सामान्य परिचय के तौर पे इसे तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मेन आप लोग को यहाँ पे जो है जो चीजें पढ़ना है, पहला, दूसरा और 7वां अध्याय, इसमें अच्छा खासा समय लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में। अब यहाँ से जो है आपको निरुक्त का जो है आज हम लोग प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, मास्टर्स के दौरान सबको कॉमन सब्जेक्ट भी था। तो देखिए यहाँ पे भूमि पढ़ना, फर्स्ट लाइन। समाम्नायः समाम्नातः स्वव्याख्यातव्यः। क्या मतलब है? समाम्नाय, हाँ हाँ, समाम्नाय मतलब कि किसी ग्रंथ विशेष से शब्दों को चयन करके, यानी जितने भी वैदिक पद हैं उन वैदिक पदों को या वैदिक ग्रंथों से जो है
हमने क्या किया, मतलब हमने का मतलब अलग अलग आचार्यों ने क्या किया, उन शब्दों को संग्रह किया। समनायक मतलब चुनना, इकट्ठा करना। वैदिक ग्रंथों के लिए जो उन शब्दों का चयन किया, हाँ, उन समामनाता ग्रंथों के लिए समामनाता मतलब उन वैदिक ग्रंथों से, हाँ, क्या किया, समामना है, क्या क्या शब्दों का चयन किया। हाँ, आगे उसकी व्याख्या करना चाहिए। हाँ, यानी जितने भी वैदिक पद हैं उन सबको जो है इकट्ठा करके उनकी जो है व्याख्या करनी चाहिए। अब जस्ट नीचे तम एवं समामनायम निघंटवा इति आक्षेपते, यानी उन जितने भी वैदिक शब्दों को हमने संग्रह किया, ठीक है, शब्दों के वैदिक शब्दों का संग्रह क्या कहलाता है, निघंटु कहलाता है या निरुक्त, हाँ निघंटु कहलाता है या निरुक्त कहलाता है, निघंटु कहलाता है भैया। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये क्वेश्चन आप जो नीचे वाला देख रहे हो ना, पूछा गया है, ये कोटेशन दे दिया गया, यहाँ इन द ब्लैंक्स दिया गया था कि तम इमम समामनायम इति किम, ठीक है। ये निघंटवा का जो है क्या है, डेफिनेशन है कि उन वैदिक शब्दों को संग्रह क्या कहलाता है, निघंटु कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। यहाँ पे एक तो ऊपर वाले से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक। दूसरा नीचे वाले से क्या बन सकता है, निघंटवा का परिभाषा, ठीक। जस्ट नीचे जाएंगे, अब निघंटवा को निघंटवा क्यों कहते हैं, निघंटवा अकस्मात, ये प्रश्न है। निगमा इमे भवंती, क्योंकि इसमें निगमा होता है। अब निगमा का मतलब जो है जो एक हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो बोलो। हाँ, निगमा इमे भवंती, यानी इसमें जो एक निश्चित अर्थ होते हैं, इस समय एक निश्चित अर्थ ज्ञात होता है, ठीक है। तो देखो ये भी क्या है, निघंटवा का ही ये परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। जो आप देख रहे हो ना, ये 4-5 कोटेशन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये सब निघंटु के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है कि सत्य असत्य कथन के तौर पे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। या फिर कौन सा कोटेशन जो निघंटु के लिए उपयुक्त है, ऐसे कई प्रकार के बन सकते हैं। तो एक तो लक्षण ये देख लिया, एक लक्षण ये देख लिया, ये भी जो है उसी के विषय में, निघंटु के विषय में वर्णन किया जा रहा है। जस्ट नीचे जाएंगे आप, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनातः, इसमें छंदोभ्य शब्द किसके लिए प्रयोग है, हाँ बोलो। वेद वेद वेद, हाँ, वेदों से, वैदिक ग्रंथों से समाहृत्य मतलब चून करके जो है अलग अलग शब्दों का जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनके जो है संग्रह करके उनकी व्याख्या किया जाएगा। ये जो आप लगातार जो 4 देख रहे हो, सभी कहीं ना कहीं जो है निघंटु को ही परिभाषित करते हैं। निघंटु क्या है, निघंटु वास्तव में क्या है, सिर्फ वैदिक शब्दों का संग्रह है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट नीचे जाएंगे तो ये काफी फेमस कोटेशन है। जब भी निरुक्त का जो क्वेश्चन बनता है या पूछा जाता है, तो हर 2-3 साल के गैप पे ये क्वेश्चन अक्सर रहता ही है, ठीक है। तो ये जो है आपको एमफिल, ये जो निरुक्त लगा हुआ है, एमफिल पीएचडी में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, इसके अतिरिक्त और जहाँ पे निरुक्त लगा हुआ है वहां पे भी काम आएगा। तो अच्छे से इसको पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना कम है इसको। अब इसमें जो है जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे आचार्य आएंगे आपके सामने, खासकर तो नृत्य में कुछ ज्यादा ही आते हैं। इसमें अलग अलग आचार्य आएंगे, आपसे कहेंगे देखो अब मेरा मत ये है, मेरे अनुसार निघंटु इसे कहते हैं। अब इसी बात को जो यहाँ पे एक आचार्य है, इस आचार्य का क्या नाम है, संधि विच्छेद करके बताओ, आचार्य का नाम क्या, औपमन्यव। बहुत सुंदर, पेन कहाँ है मेरा। चलो नितिन बाबू पढ़िए, अगर यदि आप बस में ना हो तो। शायद नितिन बाबू बस में है, चलिए आरती पढ़िए इसे। 1 मिनट बच्चा जी सर। हाँ 1 मिनट पढ़ो, 1 मिनट हट जाएगा। सर एक बार से हटा दीजिए। हाँ बस अब हट जाएगा। हाँ सर स्टार्टिंग से एक बार पढ़ दूं क्या? नहीं, नीचे वाला पढ़ लो, नीचे वाला पढ़ लो। ते निघंटवा एव संतो निगमान निघंटवा उच्यन्त इत्योपमन्यवः। हाँ, क्या अर्थ है आरती? सर जो औपमन्यव है उन्होंने अपना मत दिया है। क्या दिया है? ते निगंत्वा एव संतो
निगमनात् निघंटवा इति उच्यते। हाँ, इति औपमन्वा क्या मतलब, कौन बताना चाहिए? वही निघंटू है। हाँ, वास्तव में जो है जो निगंतवा है यही क्या है, निघंटू है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आगे उच्चारण बस समय के अनुसार जिसका उच्चारण चेंज हो गया। बहुत सारे आप जैसे हिंदू शब्द बना है, ये वास्तव में सकार शब्द जो है हकार में बदल गया है। वो आप जब भाषा विज्ञान पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखा होगा वर्ण विकार कैसे होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं औपमन्वा आचार्य, हो सकता है उस टाइम के औपमन्वा आचार्य बहुत बड़े भाषा विज्ञान के आचार्य रहे होंगे, जैसे ये ज्ञात होता है कि वो उन्होंने कहा कि वास्तव में जो है ये क्या था, निघंटू निगंतव शब्द था। ग का घ हो गया तो क्या कहना, अत का ट हो गया। ऐसे काफी शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वास्तव में जो है ये क्या है, निगंतवा एव, उसमें निगंतवा ही क्या वास्तव में निघंटू है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, निगमनात्। निगमनात् शब्द का क्या मतलब है? निर्वचन, निगमन, निगमनात् यानी इस जो निगमा इमे भवन्ति, इसी बात को यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित अर्थ होता है। इन शब्दों, ये जो शब्द संग्रह किया गया है, ये प्रत्येक पद में शब्द में एक निश्चित अर्थ लिए हुए वो पद हैं, विशेष शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें औपमन्य आचार्य ये कहते हैं कि वास्तव में निघंटवा जो है निगंतवा ही है, यानी बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है। निघंटू से निगंतवा ही था पहले प्राचीन काल में। समय के अनुसार जो धीरे लोगों के उच्चारण प्रक्रिया में जो है कुछ दोष इत्यादि के कारण या फिर वर्ण विकार के कारण निगंतवा से निघंटू हो गया है, ठीक है, निघंटवा, ठीक है, हो गया है। और इसमें इसे निर्वचन क्या दिया या फिर इसका डेफिनेशन निगमनात्, ठीक है, निघंटवा, क्योंकि इसमें जो निगमन निगमा होता है, निगमा का मतलब या निगमनात् का मतलब जो एक निश्चित अर्थ को धारण करता है वो क्या कहलाता है, निघंटू कहलाता है। ऐसा जो है औपमन्वा आचार्य, ठीक है। औपमन्वा आचार्य ये इस तरह से लिखा हुआ, ध्यान रखिए संधि विच्छेद करेंगे तो, ठीक है। तो ये पांचों जो कोटेशन या 6 कोटेशन जो है आपने यहाँ पे देखा निघंटू के संदर्भ में, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत सिंपल भी है, जितना आप इजिली पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए जैसे समय बढ़ता जाता है, ठीक है, ये जो निघंटू के अपभ्रंश शब्द हैं, आप प्रथम अध्याय पढ़ेंगे डिटेल से, वहां पे दिया हुआ है। पहले निघंटू था, फिर इसका समाहंतु बना, और कैसे कैसे बना वो अच्छा जो राम शास्त्री के भाष्य में देख सकते हैं, मैं वो डिटेल में जाऊंगा नहीं, ठीक है। निघंटू से समाहंतु बना, निघंटू से ही निघंटू बना, ऐसे ही कह रहे हैं, समाहंतु से ही निघंटू बना, ठीक है। अलग अलग आचार्यों का मत है, समाहर्तु से निघंटू बना। अब कैसे बना उसकी चर्चा उसमें भाष्य में वर्णन है वहां पे, ठीक है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज आपने तो पहले पढ़ाई है, अभी जस्ट पढ़ाई है, ठीक है। ये कहते हैं कि समाहंतु शब्द ही वास्तव में इसमें कन्वर्ट हो गया, निघंटू में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज को यहाँ पे कोटेशन के रूप में प्रयोग किया गया। फिर कि नहीं, शायद हो सकता है यद वा समाहृता भवन्ति, क्या क्या पता उसमें वो शब्द जो है समाहर्तु शब्द से ही निघंटू शब्द बन गया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो जो है ये भी कोटेशन किसको बता रहा है, निघंटू को ही बता रहा है, ठीक है। ये भी किसको बता रहा है, निघंटू को ही बता रहा है। तो जितने भी अपभ्रंश शब्द हो, ठीक है, जैसे निघंटू, समाहंतु, समाहर्तु, ये सभी क्या है, निघंटू के लिए पहले प्रयोग किए जाते थे अपभ्रंश के रूप में। अपभ्रंश शब्द क्या होता है, बदला हुआ शब्द, ठीक है। पहले सकूल, फिर स्कूल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द आप भाषा विज्ञान में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कोटेशन ध्यान रखें आप लोग, ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, समाहंतु। अगर समाहंतु शब्द ना दिया हो, सिर्फ निघंटू दिया हो तो निघंटू के लिए, ठीक है। उसी प्रकार समाहर्तु के लिए ये कोटेशन प्रयोग है, अर्थात निघंटू के लिए प्रयोग किया गया है। ये कोटेशन हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है? जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा गया, एक तो अरेंज करने के लिए कि निरुक्त में जो 4 पद होते हैं, ठीक है, उनको अरेंज करके बताएं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए जहाँ पे 2 या 2 से अधिक भेद आ जाता है,
उसको कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है क्रम से याद करने के लिए। तो अगला जो विषय वस्तु है कि निरुक्त में पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? नाम बताओ। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अरे वाह, अरे आप लोग तो समझदार हैं। ठीक है, चलिए उसी में से जो पहला भेद है इसे क्रम से याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अब नाम किसको कहते हैं, किसको बोलेंगे कि ये नाम है? हाँ, कौन बताना चाहेंगे? सत्व प्रधानानि नामानि, यानी सर जो सिद्ध क्रिया होती है उसको ही नाम कहते हैं। तो सिद्ध क्रिया नहीं बालक, बालिका, मिस्टेक है। जो मतलब सत्य मतलब एग्जिस्टेंस वाला, एग्जिस्टेंस वाला, ओके। मतलब संज्ञा, मतलब संज्ञा हो गया, सर्वनाम। सत्व शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लीजिए कोटेशन दे दिया जाए, सत्व शब्द पूछे आपसे कि सत्व का मतलब क्या? सत्व गुण ऑप्शन में, दूसरा ठीक है सत्ता, तीसरा द्रव्य, चौथा ठीक है द्रव्य, अन्य। इनमें कोई भी नहीं, अन्य। हाँ, तो कौन सा होगा बताओ बच्चा लोग, आप लोग? द्रव्य, द्रव्य मतलब द्रव्य का अस्तित्व नहीं, इसलिए द्रव्य। हाँ, सत्व का मतलब है द्रव्य की बात की जा रही है, परिभाषित शब्द है। ठीक है, द्रव्य में कुछ भी हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी जीव विशेष का नाम। ठीक है बच्चा, तो आरती सत्व का मतलब यहाँ पे क्या है? द्रव्य, पढ़ा हुआ है ना इसलिए। वस्तु या पदार्थ या मैटर। ठीक है, ये सभी इसी का। ठीक है, चलो आप लोग का जो नाम है, ठीक है, आरती, भूमि इत्यादि, तो बताओ वो नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है, निपात है, क्या है? जितने भी आप लोग जो अपने नाम है सर, नाम है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे। इसका क्या डेफिनेशन हो गया नाम का कि सत्व प्रधानानि नामानि, जितने भी द्रव्य प्रधान द्रव्य हैं इस संसार में, द्रव्य में कोई संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष, व्यक्ति, महिला, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती। बच्चा लोग ये वाला जो एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो ना, इससे आप लोग की मुलाकात कई दफे होंगे अलग अलग संदर्भों में, तो इसको यही याद कर लीजिए कि इस चीज का संदर्भ यहाँ पर भी है। कई बार आप तर्क संग्रह में भी देखेंगे, तर्क भाषा में भी देखेंगे, या सिद्धांत मुक्तावली में भी देखेंगे। ठीक है, ये संदर्भ आपको अलग अलग संदर्भों में मिलेगा। तो यहाँ पे याद कीजिएगा कि ये जो है क्या है? गौ, अश्व, पुरुष, हस्त, ये सब क्या है? सत्व है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? इसलिए इसका क्या कहते हैं, नाम का डेफिनेशन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ डेफिनेशन भी। अगला देखिए यहाँ पे अख्यात। अख्यात का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ क्रिया। क्रिया। क्रिया को जो है इसमें उन्होंने क्या कहा? भाव प्रधानम अख्यातम, जिसमें एक भाव हो। भाव का मतलब क्रिया। इसका भाव का डेफिनेशन है भक्ति भावस्य, यानी जो हो रहा है, यानी जो क्रिया, कोई काम चल रहा है, वो सब क्या है? अख्यात पद है। अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है बताओ? क्रिया है। क्रिया, अख्यात। बहुत क्रिया कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो क्या है? अख्यात है। क्लियर है? तो क्या ध्यान रखना है आपको? भाव प्रधानम अख्यातम, ये जो है आपका डेफिनेशन हो गया। सत्व प्रधानानि नामानि, वो नाम का डेफिनेशन। तो क्या करना है आपको? डेफिनेशन भी याद रखना है। यथा यानी जैसे आस्ते सहते वर्जते तिष्ठति, हस्ति, लिखति, वृत्ति, कुछ भी हो सकता है क्रिया। ठीक है, चलो चले आगे। और इसमें जो है भाव का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी बहुत छोटा डेफिनेशन। कई बार बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, अच्छा एक शब्द का है, क्या ही याद करें, बाद में मेन एग्जाम में वो गलती कर बैठते हैं। अब मैं देखता हूँ कितना याद है आप लोग को। उपरमणम इति किम भवति, विशाल बाबू, विधान सारम किसके संदर्भ में है? हाँ, विशाल के बताइए। अधिकारी साधन चतुष्टय में से आएगा, और ये षटक संपत्ति का भाग है। हाँ बच्चा लोग सही बता रहे हैं विशाल? नहीं, वो ना उपरामति का मतलब निश्चित रूप से। अरे बच्चा लोग, भूमि उपरमणम इति किम, मतलब ये आपने कोटेशन कहाँ पढ़ा? अगर वेदांत सार में, वेदांत सार में।
सही बता रहे हैं, षटक संपत्ति के अंतर्गत आता है। हाँ ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य ये था कि एक एक शब्द जो है ना, एक एक शब्द का जो लक्षण है किसी भी पद विशेष का, उसे भी अच्छे से ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, अरे एक शब्द का है क्या याद करें, मेन एग्जाम में वो गलती कर बैठते हैं। तो जहाँ पे एक एक शब्द का लक्षण दिया गया हो किसी पद विशेष, शम और दम के बाद आयो प्रति। हाँ बहुत बढ़िया, तो वो भी याद रखना। दम दम तितिक्षा उपरति। बहुत बढ़िया, क्रम याद रखें षटक संपत्ति का। नहीं, तितिक्षा बाद में, प्रति पहले, प्रति पहले तितिक्षा बाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग थोड़ा सा क्रम का जो है भंग ना करे, न तो एनटीए वाले बहुत ही वो हैं, छोड़ते नहीं है, फिर एक एक दो दो नंबर से ज्यादा छूटता है तो दिल जो है टूटा महसूस होगा। फिर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिए। चले आगे। तो यहाँ भाव का जो है लक्षण भी है, ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन है आप लोग से, सभी से। चलिए अभी जो मैं आप लोग को आप लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, सुबह उठे, तैयार हुए, खाना वाना कुछ खाए या कॉपी वॉपी उठाए, ये सब जो आप कर रहे हो, कॉपी उठाना या फिर बैठना, फिर लैपटॉप या फोन ऑन करना, ये सभी क्रियाओं को मिला दिया जाए, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, घर से आप कॉलेज आ रहे हो, फैकल्टी आ रहे हो, ये सारी क्रिया मिलके क्या कहलाता है? क्या नाम होगा या आख्यात कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आख्यात कहलाएगा भैया, ये बहुत क्रियावाचक है, क्रिया बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला चीज जो है यहाँ पे एक चीज और देख लो। गौण क्रिया मिलकर एक जो गौण क्रियाएं मिलकर एक महत्वपूर्ण क्रिया करती है, तो आख्यात कहलाता है। चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको पढ़ो संगीता जी भैया। पूर्वा पुरीभूतम भावम आख्याते न चेष्टे व्रजति ना चेष्टे, ना चेष्टे तो ना है, देखो ध्यान से, आख्यातेन आचष्टे विच्छेद संधि। हाँ भावम आख्याते न चेष्टे व्रजति पचति पचति इति उपक्रम पचति उत्क्रम भृत्य वर्ग पर्यतम। हाँ ये कह रहे हैं, कौन इसका भाव बताना चाहेंगे? मैं बताऊं भैया? बताओ नितिन बाबू। जी भैया, इसमें ये कह रहे हैं पूर्वा परिभूतम भावम आख्याते आचष्टे, पूर्व से पूर्व परिभूतम, पहले से जो क्रियाएं चल रही हैं, की जा रही हैं, वो सारी भावम आख्याते नाचस्ते, जैसे कि प्रजति पचति, ये सारी जो क्रियाएं चल रही हैं पहले से, ये सब भाव के अंतर्गत आती है, भाव कहलाती है। बहुत सुंदर, यानी पहले से की गई क्रिया से लेकर अब तक जो भी क्रिया कर रहे हो, ठीक है, जैसे कॉलेज पढ़ने के लिए जो आप घर से लेकर आते हो, बस लेते हो, उतरते हो, फिर चेंज करते हो, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं क्या पूर्वा परिभूतम, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक, जब तक वो क्रिया संपन्न ना हो जाए, आपका फैकल्टी आना संपन्न ना हो जाए, पूरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए, तब तक सभी क्रियाएं, सभी जो क्रियाओं का जो समूह है वास्तव में क्या है? आख्यात ही है, भाव ही है, ऐसा नहीं कि नाम है, ठीक है। तो यानी वैसे भी आप इन जनरल क्या होता है, क्रियाओं का समूह जो है क्रिया ही है, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये शब्द दे दिया जाएगा, क्या बच्चा? रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, पूर्वा परिभूतम, पहले से की गई क्रिया से लेकर, यानी आरंभिक क्रिया से लेकर अंत क्रिया तक, मतलब ये कि घर से आप निकलते फैकल्टी के लिए, पढ़ने के लिए, क्लास में पढ़ने के लिए, तो घर से निकलने के लिए आप बस्ता उठाते हो, लंच डालते हो, पैदल थोड़ा चलते हो, फिर बस स्टैंड पे आते हो, फिर फैकल्टी पहुंचते हो, फिर तब जाके क्लास में बैठ कर ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये सारी क्रिया जो शुरू से लेकर अंत तक जो किया जा रहा है जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस पूरा हो गया, तो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? वास्तव में आख्यात ही कहलाती है, ठीक है ना। उसी चीज को यहाँ पे पूर्वा परिभूतम, यानी आरंभिक क्रिया से लेके अंतिम क्रिया तक सारे आपस में मिलकर आख्यात पद से अर्थात भाव पद से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल में वर्जति पचति इति उपक्रम प्रभृत्य वर्ग पर्यंतम, उपक्रम का मतलब है
शुरुआत से लेकर प्रवृत्ति वर्ग पर्यंतम, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए, वो सभी मिलकर अब वास्तव में क्या कहलाती है? अख्यात कहलाती है। सभी क्रियाओं का समूह अख्यात कहलाता है। इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये कोटेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये कोटेशन किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है, तो जैसे आपको भावम या फिर अख्यात दिखे, समझिए कि ये जो है आपको इसमें है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। तो यहाँ उपक्रम और नहीं अपक्रम, भैया, उपक्रम कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, चलो आज से ये उपक्रम करते हैं, क्या मतलब है? आपने यदि सुना हो अखबारों में या किसी के मुख से, चलो आज से ये उपक्रम करते हैं या इस उपक्रम का शुरुआत करते हैं, ऐसा सुना है कभी? क्रिया होती है, क्रिया ही है। ठीक है, जैसे अभी आपने जैसे आप लोग की जो है आज से सुबह से जो है ये सुबह वाली क्लास का उपक्रम हुआ, यानी ये क्रिया शुरुआत हुई, शुरुआती क्रिया से लेकर अंतिम क्रिया तक, वर्ग पर्यंतम। ठीक है, जी सर, जी जी। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे। अब देखो, पहले एक आचार्य आ चुके हैं, उपमन्वाचार्य। ठीक है, तो दूसरे आचार्य भी आएंगे, वो भी अपना कुछ न कुछ बात कहेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेमिनार होता है तो बहुत सारे आचार्य आते हैं, हर कोई अपना अपना वक्तव्य देते हैं। ठीक है, आपने ये कहा तो हम कुछ और अलग कहेंगे। वही चीज अब यहाँ पे जो औदुंबरायण जी आते हैं। ठीक है, अभी चर्चा किसकी चल रही थी? पद चतुष्टय के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। ठीक है, जब हम पद चतुष्टय कहते हैं, एक प्रकार का क्या है? पद अर्थात शब्द है, वर्ण है, ध्वनि है, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो औदुंबरायण जी क्या कहते हैं इसके विषय में? अर्थात अब देखिए, इसके बारे में एक बहुत फेमस कोटेशन है ये, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब पद चतुष्टय के बारे में औदुंबरायण जी क्या कहते हैं, पढ़िए। दीपिका पढ़िए इसे। इंद्र नित्यम वचन औदुंबरायण तत् चतुष्टयम न उपपद्यते। क्या मतलब? इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, तो ये आचार्य का नाम हटा दो, मतलब अलग कर दो, जो बाकी बच रहा है, क्या मतलब है? भैया यहाँ पे एक मिनट समझता। हाँ बोलो दीपिका। कि इंद्रिय से जो नित्य वचन है, इंद्रिय से नित्य वचन है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे संगीता, बताइए। भैया यहाँ पे जो औदुंबरायण जी हैं वो ये बताते हैं कि जब जो इंद्रियां हैं वो हमारी अनित्य हैं, तो इसी तरीके से जो शब्द है ना वो भी अनित्य ही होंगे। हाँ देखो, ये कह रहा है कि इंद्रिय नित्यम वचनम, बस इतना कह देने से स्पष्ट नहीं हो पाता है चीजें, जब आप भाष्य पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग के पास छजोराम शास्त्री होंगे, ठीक है, या मेहर चंद होंगे, इसमें इसका अर्थ ये है कि जो भी शब्द या वचन आप कह रहे हो, ठीक है, यदि मुख तक ही है, मुख से बाहर आपने उच्चारण नहीं किया है, मुख के अंदर तक, यानी जब तक उसका उच्चारण नहीं हुआ है तब तक ही क्या है? शब्द या पद क्या है? नित्य है। जैसे आपने उसका उच्चारण कर दिया, वो शब्द क्या हो गया? अनित्य हो गया, समाप्त हो गया। जैसे मैंने बोला, अभी जितनी बातें हम लोगों ने करी, जो मेरे मुख से जो निकला वो शब्द क्या, बाहर निकलने के बाद अनित्य हो गया, समाप्त हो गया, गायब हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। दोबारा सुनने के लिए मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो औदुंबरायण जी कहते हैं कि देखो, मेरे मन में यह है कि यदि आप किसी पद को बोलते हैं, किसी पद विशेष को, शब्द विशेष को कहते हैं, जैसे मुख से, अपने मुंह से जो है बोलते हो, जैसे मुख से उच्चारित हुआ, उच्चारण करने के पश्चात शब्द क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, वो नित्य नहीं रहते हैं। शब्द नित्य कब तक रहते हैं? जब तक आप उसका उच्चारण नहीं करते, अर्थात इंद्रियों के अंदर ही, मुख के अंदर तक ही वो क्या है? उसकी नित्यता है। जैसे उच्चारण कर देंगे समाप्त हो जाएगा। तो औदुंबरायण जी कहते हैं कि इंद्रिय नित्यम वचनम, जो वचन है, जो शब्द है, जो पद है, वो नित्य है। कहाँ? किसमें? इंद्रिय में, अर्थात मुख इत्यादि में अंदर तक जब तक स्थित है, ठीक है, तभी तक वो नित्य है। जैसे उच्चारण कर देंगे वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि तत् चतुष्टव्यम न उपद्यते, वो कह रहे जब मुख से बाहर हम निकाल ही देते हैं, किसी शब्द को बोल ही देते हैं, तो फिर तो बेकार है। चार प्रकार के जो आपने पद की चर्चा की, मतलब ये औदुंबरायण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा,
कि ऐसे तो वास्तव में जैसे मुंह से उच्चारण करते हैं वो समाप्त हो जाता है, तो जो आपने 4 प्रकार के पद बोले वो तो बेकार है, वो उसका कोई न उपद्यते, उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसमें क्या ध्यान रखना, एक तो औदुंबरायण जी ने क्या कहा है, अक्षरशः इतना दे दिया जाए, पूछा जाए कि इंद्रिय नित्यम वचनम ये कौन कहते हैं। ऑप्शन में कौत्साचार्य से लेके, गार्ग्याचार्य से लेके, पाठशायनाचार्य से लेके, औदुंबरायण से लेके बहुत सारे आचार्य आपको ऑप्शन में होगा, लेकिन का ऑप्शन होगा सही? हाँ बच्चा लोग बताओ। औदुंबरायण। क्लास में जितना बोलोगे वो याद रहेगा, बोलने का या फिर आप लोग से पूछने का इरादा या उद्देश्य यही रहता है, ठीक है। अगर ना पूछूं तो जो मैं 10 लाइन की जगह मैं 20 लाइन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलिए। जरूरी नहीं कि कोई एक बच्चा ही बोल रहा है तो आप अच्छा वो बोल दिया तो मैं क्यों बोलूं, बोलिए, बोलने से याद रहता है, ठीक है बच्चा लोग। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिए, क्लास में एक्टिव रहिए, भले कोई एक जने बोल दे कोई बात नहीं, पीछे से आप भी बोलिए, तो वो चीजें ना रहेगा आपके मन मस्तिष्क में रहेगा कि हमने ये चीजें बोला था, कहा था क्लास में, ठीक है। तो जो कुछ भी आप कहते हैं बोलते हैं ना, वो एक संस्कार के रूप में आपके बुद्धि में स्टोरेज के रूप में रहता है। जैसे उसको अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलता है वैसे वो जागृत हो जाता है, ठीक है। तो बोलिए क्लास में ज्यादा से ज्यादा। अब सबसे क्वेश्चन है सभी से, ये जो शब्द है ये शब्द दे दिया जाए, कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस में बहुत सारे, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय पहला ऑप्शन, दूसरा आपका पुरुषार्थ चतुष्टय, तीसरा ऑप्शन पद चतुष्टय, चौथा विद्या चतुष्टय, वृद्धा अवस्था चतुष्टय, हाँ पद चतुष्टय भैया, पद चतुष्टय, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियंका क्या बात है, नहीं बोल पा रही हो? चाय वाय पी रही हो क्या? अब भी नहीं बोलेगी, कहाँ पी रहे हैं। चलो देखो आगे, बाकी बच्चा लोग बोलो। अब यहाँ पे इसकी बात हो गई औदुंबरायण जी का। अब अगला एक और आचार्य आते हैं, ठीक है, कि जो ये कहते हैं, आपको इसको देख के कुछ याद भी आ जाएगा। चलो अब ये आचार्य हैं, इससे पहले हमने कितने आचार्य का नाम सुन लिया है, देख लिया, पढ़ लिया है, बताओ कौन कौन से हैं? बहुत सुंदर। अब तीसरा आचार्य कौन आ गए? वात्स्यायनी। लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत बढ़िया। वात्स्यायनी साहब, ये लड़का है या लड़की है बताओ? सर ऋषि है। ऋषि है, अच्छा ऋषि मतलब मेल है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कहते हैं कि देखो जो हमने अभी क्रिया उरिया के बारे में पढ़ा था, यानी अख्यात के बारे में, ठीक है, ये क्रिया जो है 6 रूप होती है, ठीक है। किसी वस्तु का जो जन्म होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या कोई वस्तु ही क्यों ना हो, इन सभी क्रियाओं से होके गुजरता ही है। आप ये चीज खुद पे भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं वात्स्यायनी साहब कि देखो हमारी नजर में जो है, हमारे मन के हिसाब से षड्भाव विकारा भवन्ति, 6 जो है क्रिया के विकार होते हैं। क्रिया का विकार का मतलब क्रिया की अवस्थाएं या फिर वस्तु की अवस्थाएं, ठीक है। इन रूपों से होते हुए एक व्यक्ति जो है, ये एक वस्तु का विकार होता है। अब बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके डिटेल से। तो ये षड्भाव विकार, जैसे यहाँ पे भेद आ गया, जैसे 2 से अधिक हुआ, इसको क्या करना है, रट जाना है क्रमबद्ध तरीके से। जैसे आप लोग नंबर याद करते हैं ना दोस्तों का, अक्षरशः, अभी प्रभात आया नहीं है ना, सबसे ज्यादा बोलने वाला आज आया नहीं, पवन बोला था कॉल करेंगे, कॉल नहीं किया था, भूमि कॉल किया था, ठीक है। चलो उसको अभी आने दो सामने। तो षड्भाव विकार कौन कौन सा है? पहला जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति। किसको याद हो गया है? क्या कि ये सब पढ़ा हुआ चीज है, कोई ऐसा नया चीज है ही नहीं।
अब चलो बताओ, याद कर लो जल्दी से, सद्भाव विकार और किस महाशय ने कहा है? याद हो गया सर। याद हो गया सुजाता? बहुत बढ़िया, हो गया भैया। और किसको याद हुआ? गीला, कामनी, मोनिका? हो गया। आप प्रियंका कुछ कह रहे हो, आपकी आवाज हमारी तक पहुंच नहीं पा रही है। भैया याद हो गया है। हाँ मोनिका, कहाँ हो? सो जा रही हो क्या? नहीं सर, यही हूँ। बोल तो बोलो ना। सर सद्भाव विकार है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपनीयते विनश्यति। फिर से बोलना। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ठीक है बच्चा लोग, मोनिका सही बता रही है? जी भैया। जी चलो भैया, बहुत बढ़िया मोनिका। अरे किसी को कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो, लेकिन बोलो भी यहाँ पे, ठीक है? चलो, इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जायते होता है क्या है। तो ये सभी को जो है ना याद रखिएगा, किस आचार्य ने सद्भाव ये भाव विकार के बारे में कहा। आचार्य का नाम याद रखिएगा। कितने प्रकार का भाव विकार होता है? ये 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इनके आप ये नाम याद रखें। अब पहला है आपका जायते, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे जायते। तो जायते का मतलब होता है क्या, अगर सामान्य अर्थ देखा जाए क्या होता है? जायते का मतलब होता है कि जन्म लेना, जन्म मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। बहुत बढ़िया, उत्पन्न होना। और विपरिणमते का मतलब है जैसे परिवर्तन होता है शरीर, शिशु से यौवन, यौवन से वार्धक्य, ऐसा। और वर्धते मतलब बढ़ता है, और विनश्यति मतलब उसके बाद विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने ऊपर भी देख सकते हो या किसी भौतिक वस्तु के ऊपर भी। अप्रेक्षणीय तो क्या अर्थ होता है वो तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, छूट गया हो तो हम लोग है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप सुजाता ने कोशिश करी बहुत अच्छे से, इसी बात की प्रशंसा होनी चाहिए विशाल, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे जायते, जैसे कि नाम से पता है कि जन्म लेना, उत्पन्न होना, ठीक है? अब इसका देखो यहाँ पर लक्षण क्या दिया गया, और विशाल बाबू। जी भैया। इति पूर्व भावस्य इदम चेष्टे ना पर भावमा चेष्टे ना प्रतिषेधति। क्या मतलब विशाल बाबू बताइए? इति पूर्व भावस्य आदिम चष्टे ना पर भावम आचष्टे ना प्रतिषेधति, क्या मतलब? जी मैं याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। विशाल ऐसे बात कर, तुम तो पढ़ लो, तुम तो हर चीज पहले पढ़ के आते हो। पता नहीं था कि आज निरुक्त होगा? चलो बच्चा लोग, नहीं निरुक्त होगा ये पता नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ कोई और बेशक पढ़ गया था। कोई और बताएंगे आप लोगों में से? हाँ क्या हुआ? बहुत सिंपल है। पूर्व जो चाहते हैं तो पूर्व भाव से आदिम चढ़े, यानी कि जो पूर्व जो हुआ है, उत्पन्न हुआ है, न अपर भाव मा सकते हैं, बाद में नहीं, बाद में नहीं। ओके चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? आदिम। आदि शब्द किसको कहते हैं? आपने सुना होगा। हाँ आदिम या फिर आदि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचष्टे का मतलब कहना, बोलना, बताना, ठीक है? शुरुआत की अवस्था को पूर्व भाव से, यानी जो वस्तु उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? यानी संसार में अभी आया नहीं है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? तो यानी जायते कह रहा है कि पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, यानी किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति विशेष के शुरुआती क्षण में जो जन्म होता है, ठीक है? पूर्व भाव यानी उत्पन्न होने से पहले की अवस्था के बारे में वर्णन करेगा, बताएगा। न अपर भावम आचष्टे, अपने अवस्था के अतिरिक्त किसी दूसरे अवस्था को वर्णन बिल्कुल भी नहीं करेगा, और न ही उसका निषेध करेगा। अर्थात ये क्या कहता है कि जो वस्तु उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में ही बताएगा, ठीक है? यानी अभी तक इसमें इस क्रिया में वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है, वस्तु जन्म लिया नहीं है, बस जन्म लेने की पहली अवस्था हो रहा है अपना,
ठीक है। जैसे जैसे बच्चा है, ठीक है, इस संसार में अभी आया नहीं है, माँ के गर्भ में बच्चा जो है निर्माण हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो क्या हो, जायते अवस्था क्या है, गर्भ अवस्था में जो है शिशु का जो रहना है, निवास है, वो जायते क्रिया है। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है इस संसार में, वो कौन सी अवस्था, वो विकार क्या कहलाता है, अस्थि। दोनों में अंतर समझ रहे हो आप लोग? जी भैया। ठीक है। जायते में, हाँ, जायते में क्या होता है कि वस्तु की सत्ता नहीं रहती है, और ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वस्तु है ही नहीं, ठीक है ना। तो जायते में उत्पन्न होने की पहली अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लक्षण, जायते के लक्षण में और सबसे लास्ट में जब आप आएंगे विनिश्यति के लक्षण में, कुछ कंफ्यूजन जैसा लग रहा है आप लोग को? देखिए ध्यान से, क्या अंतर है दोनों में, जायते के लक्षण में और विनिश्यति के लक्षण में? सर वहाँ पहले अपर पूर्व भाव आया है विनिश्यति में, और जायते में पहले पूर्व भाव था, बाद में अपर भाव। बहुत बहुत सुंदर, ठीक है। यानी एक याद कर लीजिए, उसका पद इंटरचेंज कर दीजिए, एक याद दूसरा याद हो जाएगा। टेक्निक से पढ़िए, याद कीजिए, मजा आएगा और आपको समझने में कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है बच्चा लोग। तो देखो जायते समझ गए, अस्थि क्या हो गया, उत्पन्न से सत्व। चलो आरती बताओ, यहाँ सत्व का मतलब क्या है, सत्तु या सत्व गुण या फिर कुछ और दिख रहा है? हाँ, जिसकी क्या है, मैं किसका अर्थ बता रहे, दस्य का सत्व, सत्व क्या मतलब ये? मैं सत्व का यहाँ तात्पर्य द्रव्य। हाँ, यानी वो अवधारणा, वो विचार जिसके द्वारा ये पता चल जाए कि वस्तु क्या है, अस्ति इति उत्पन्न से सत्व, यानी सत्व वस्तु की उत्पन्न या उत्पत्ति हो चुकी है। यानी जायते के जस्ट बाद की जो क्रिया है अस्ति, यानी बच्चे का जन्म या वस्तु विशेष का जन्म हो चुका है, निर्माण हो चुका है, ठीक है, क्लियर है? अस्ति समझ गए आप लोग? अभी आप लोग किस अवस्था में है, जायते में है या अस्थि में है, ये बताइए। जायते में है अभी। जायते में है अभी, जायते में है, अस्थि में है। हाँ, क्योंकि भैया जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्टिफिकेट, तब जाके हम अस्थि में पहुंचेंगे ना, अभी तो क्रियाएं चल रही हैं। अरे व्यक्ति विशेष के नाम पे आप लोग का तो जन्म तो हो ही गया है ना इस संसार में, तो अस्थि के रूप में है ना हम पढ़ाई के हैं, हाँ विद्यमान, हाँ, अस्थि के फॉर्म में है। पढ़ाई के संदर्भ में कहा जाए तो अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है। पढ़ाई के उसमें तो जायते हैं भैया। व्यक्ति विशेष के तौर पे तो आप लोग का जन्म तो हो ही गया है ना जी, है जी भैया। चलो बहुत बढ़िया। अब जन्म होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे शारीरिक संरचना में बदलाव आते हैं, ठीक है। तो तीसरी जो क्रिया है विपरिणमते, परिणाम का मतलब जो रिजल्ट है, जो बच्चे का जन्म हो चुका है या जो सामान या वस्तु का निर्माण हो चुका है, जो खिलौना खरीद के लाते हो आप लोग, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आजीवन रहता है, ऐसा है कोई खिलौना अगर भौतिक वस्तु जो आजीवन, उसमें क्या होता है, धीरे 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 बदलाव आना शुरू होता है। तो तीसरी क्रिया है विपरिणमते। पढ़ो इसके, कौन आज नहीं बोला, निहारिका बोलो। हाँ निहारिका जी भैया। हाँ पढ़ो इसको, तीसरी क्रिया। विपरिणमत इत्ते प्रत्यय वामनस्य तत्त्वद्विकारम। तत्वात् विकारम, यानी जो वस्तु उत्पन्न हो चुका है प्रवच्यमान से, जिसके बारे में हमने कह दिया है, ठीक है, जो उत्पन्न हो चुका है इस संसार में, तत्वात् विकारम, उसके तत्वों में, उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके एक एक क्षण में, ठीक है, एक एक संरचना में क्या आने लगता है, विकार आने लगता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेने के बाद उसके शरीर के एक एक अंग में क्या होता है, बदलाव आने लगता है, विकार का मतलब बदलाव, ठीक है बच्चा लोग, ये तो आप लोग को पता है, एक्सपीरियंस के थ्रू देखा भी है, ठीक है क्लियर है? हाँ भैया, जैसे कि 300 हड्डियां होती है बच्चे में, वो बड़ा होके 208 ही रह जाती हैं। 208 206 206
सॉरी भैया 206 रहती हैं, बचपन में 300 होती हैं। अच्छा ठीक है, बदलाव हो गया। हो गया ना। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी ये क्या है, प्रवच्य मानस से तत्वाद विकारम इति विपरिणमते, यानी उत्पन्न हुए वस्तु के बाद जो है उसके एक एक तत्व विशेष में विकार उत्पन्न होने लगता है। चलो 8 बज गया बच्चा लोग, तुम लोग आप लोग को जाना भी पड़ेगा। तो आज 3 क्रिया पढ़ ली हम लोग, इसके बाद की क्रिया वर्धते, अपक्ष्यते और विनश्यते, वर्धते, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी कल, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसे आप लोग थोड़ा सा रीड आउट करके आइएगा, चीजों को रिवीजन करके आइएगा, और ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो निरुक्त में सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीजें, याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं समझने वाली, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। और जो आप लोग के मित्रगण नहीं आ पाए हैं उनको संदेश पहुंचा दीजिएगा मेरा, ठीक है। उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, जायज कारण होगा, ठीक है, तभी मिल पाएगा, ठीक है बच्चा लोग। जी भैया।